जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 11 अगस्त और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि आज रक्षाबंधन है। तो मेरे भाइयों बहनों आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हम 3 इश्यूज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हिंदू में ज्यादा आर्टिकल्स खास नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद 2 ऐसे टॉपिक्स हैं हिंदू में से जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। एक आर्टिकल हम हिंदू में से जो डिस्कस करेंगे ये बात करता है ग्लोबल विजन फॉर G20 के रिगार्डिंग, और एक आर्टिकल दोस्तों हिंदू एक्सप्लेन्स में से आया है। इस आर्टिकल में बात करी जा रही है जो अमेरिका में अभी एक नया बिल प्रपोज करा गया है क्लाइमेट एक्शन के चलते। और दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। ये हिंदुस्तान टाइम्स में आया है जहां पे बात करी जा रही है फोकस ऑन द बेस ऑफ पिरामिड। तो एक भारत में 3 तरह के भारत एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे जो होगा वो आपको एंड ऑफ द वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता ही होता हूं बिकॉज अज्यूमिंग के कुछ नए बच्चे अगर हमारे साथ जुड़े हैं, तो वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप। द नेम ऑफ द ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। नाउ टू गेट एक्सेस टू दिस चैनल एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग, आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे तो आपको ये लिंक दिखेगा। इस लिंक को यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिलेगा। नहीं मिलता एक्सेस तो आपने हमारे इस नंबर पे अगर आप हमको मैसेज करेंगे अपने टेलीग्राम की ऐप से तो आपको हमारे द्वारा ऐड कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों बेस्ट आंसर की बात करें तो बेस्ट आंसर दीपाली ने लिखा है। वेरी वेल डन दीपाली, आई मस्ट से वेरी नीट हैंड राइटिंग। Now, one thing which I feel when I was reading this answer, no doubt content is very good, handwriting is very good, but दीपाली डू मेंशन कि आपने कितने टाइम में आंसर लिखा है। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं कि हैंडराइटिंग बुरी है या कंटेंट बुरा है, लेकिन ऐसा आंसर क्या हम एग्जाम में 7-8 मिनट में लिख पाएंगे? मैं वो बात करता हूं कि उस बात का चैलेंज रहता है। ऐसा लगता है कि शायद आपने ये आंसर लगभग 12 से 13 मिनट में जरूर लिखा होगा। हमने ये ट्राई करना है कि हम ऐसी ही एफर्ट्स, इस तरह की हैंडराइटिंग, इस तरह के जो पॉइंट्स है, इस तरह की जो क्वालिटी है हमारे कंटेंट में, वो हम मेंस के दौरान भी मेंटेन करके रख सकें। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि देखिए जो क्वालिटी है हमारे आंसर्स की वो थोड़ी ड्रॉप कर जाती है जब हम मेंस में एग्जाम देने जाते हैं। देखिए जब हम बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, प्रेशर में बैठे हैं, तो शायद हम उतना एफिशिएंटली नहीं परफॉर्म कर पाते जितना हम घर पे बैठ के कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमने कोशिश करनी है कि हम ये सेम चीज वहां पे भी रेप्लिकेट कर सकें। सो हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स दीपाली एंड हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडीज एफर्ट्स। जो बच्चे ईमानदारी से रोज आंसर्स लिख रहे हैं, इररिस्पेक्टिव उनका बेस्ट आंसर में आंसर आया है या नहीं आया है, द वेरी फैक्ट कि आप आंसर्स लिख रहे हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आंसर राइटिंग प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद शुरू करते हैं। उनके माइंड में वो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि प्रीलिम्स का मैंने चैंपियन बनना है, प्रीलिम्स का मैंने शहंशाह बनना है, उसके बाद मैं मेंस की आंसर राइटिंग शुरू करूंगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं होता। आई विल बी वेरी फ्रैंक, अगर आप मेंस की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो प्रीलिम्स आपका क्लियर होने ही नहीं वाला, और अगर हो भी जाएगा तो फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा कि 2 महीने में आप मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, बहरहाल अगर हम इस आंसर की बात करें तो यहां पे शुरुआत में इस आर्टिकल में जैसे कि इन्वेस्ट इंडिया की जो रिपोर्ट बताती है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे और एमएसएमई सेक्टर के बारे के क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिवाइड है, कि जहां पे पिछले कुछ सालों में हमने इतने सारे यूनिकॉर्न कंपनीज देखी हैं, वहां पे हम एमएसएमई सेक्टर्स को देख रहे हैं कि 64 मिलियन एमएसएमई सेक्टर कंपनीज हैं, जिसमें से केवल 1000 कंपनीज ही हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और मीडियम सेगमेंट में आती हैं। मोस्टली जितनी भी हमारी एमएसएमई कंपनीज हैं ये सारी माइक्रो एंटरप्राइजेस में और स्मॉल एंटरप्राइजेस में आते हैं। फिर यहाँ पे बात करी जा रही है सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई की, जहाँ पे अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, अगर हम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी की बात करें या हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, एंड देन व्हाट आर द वेरियस इश्यूज व्हिच आर फेस्ड बाय द एमएसएमईज, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स जो कि सरकार के द्वारा लिए गए हैं एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, और वे फॉरवर्ड क्या है, इफेक्टिव वे फॉरवर्ड क्या है। तो सारे पॉइंट्स आपने काफी अच्छे कवर करे हैं। तो आप ये आंसर को सारे के सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल में जब पिन करेंगे तो आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं। चलो पहला आर्टिकल, फोकस ऑन द बेस ऑफ द पिरामिड। तो हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल आया है। तो यहां पे क्या बात करी जा रही है, अक्सर जब भारत के बारे कोई बात बोली जाती है, देखिए अब हम कुछ दिन में फिर से 75th इंडिपेंडेंस डे के टुवर्ड्स मूव करें, तो काफी ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं जो कि इंकरेज कर रहे हैं कि जैसे हम 100th इंडिपेंडेंस डे के टुवर्ड्स मूव करें तो हम अपनी जो आर्थिक स्थिति है, जिस तरह के हमारे चैलेंजेस जो आने वाले टाइम में हम फेस कर रहे हैं या जो अभी भी हम कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में करेंगे, कैसे उसे हम बाहर निकल सकते हैं और कैसे हम लेवरेज उठा सकते हैं अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का। अगर हमने एक ग्रेट कंट्री बनना है, अगर हमने एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लाने आने वाले 25-26 सालों में, तो बहुत जरूरी है कि हम आज के जो मौके हैं, जो आज की अपॉर्चुनिटीज है, उसको टैप करें। लेकिन जब भी हम भारत के बारे कहते हैं कुछ, तो हमेशा कहा जाता है कि इंडिया में 2 तरह के इंडियाज रहते हैं, कि इंडिया और एक भारत, यानी कि एक अर्बन इंडिया और एक रूरल इंडिया। अब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, हमने मेक इन इंडिया को बूस्ट करना है, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है। इकलौता भारत एक ऐसा देश है जहां पे
अगर हम ग्लोबल, अगर बाकी जो कंट्रीज हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, तो वहां पे देखा जाए तो सर्विस सेक्टर बाद में ग्रो करा था, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करा था। लेकिन हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर पहले ग्रो करा है और एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इतना ग्रो नहीं करा। तो जहां पे हम विदेशी धन को टैप इन करना चाह रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कर रहे हैं, हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में फोकस कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर अमेजॉन आज यहाँ पे आ रहा है, क्या फ्लिपकार्ट अगर यहाँ पे आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, गूगल आ रहा है, इससे जो आम इंसान सड़क पे चल रहा है, जो गरीब आदमी है, उसकी जिंदगी में कुछ सुधार हो रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ एलिविएशन आ रहा है? ठीक है, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। इन कंपनीज को ये बात समझानी बहुत जरूरी है कि चलो आप लोगों की लाइफ में तो वैल्यू ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स बना के, लेकिन क्या हम सही मायने में गरीबी को एलिवेट कर पा रहे हैं इतनी सारी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के बावजूद भी? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ना, यहाँ पे कहा गया है इस आर्टिकल में कि 3 तरह के भारत हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन करा गया है वो इस बेसिस पे करा गया कि अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के डायमेंशन को यूज करें, परचेजिंग पावर पैरिटी एस्टिमेट्स फॉर पर कैपिटा इन इंडिया, तो 3 तरह के भारत यहाँ पे आते हैं। एक तो यूरोप, यानी कि यूरोप जैसा भारत विद इन इंडिया, ठीक है, जहाँ पे लगभग 50 मिलियन पीपल है ना, यानी कि लगभग 5 करोड़ लोग हैं, और उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो $45,000 पर एनम है। तो ये बहुत मतलब जो लाइक अगर हम बात करें थोड़े डेवलप्ड स्टेट्स में जो लोग हैं, जो हायर मिडिल क्लास की हम बात करते हैं। फिर भारत के अंदर एक इंडोनेशिया जैसा भारत है। अब इंडोनेशिया जैसा भारत जो इंडिया के अंदर है, उसकी आबादी यानी कि लगभग ऐसे 40 करोड़ से ज्यादा के लोग हैं। हालांकि इंडोनेशिया की जो आबादी है वो इसकी आधी है, यानी कि इंडोनेशिया में लगभग 20 करोड़ की आबादी है, लेकिन विद इन इंडिया लगभग 40-45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $10,000 प्रति एनम है एक साल में। और फिर इसी भारत में एक सब सहारन अफ्रीका जैसा भारत भी है जिसकी संख्या 90 करोड़ लोग हैं और पर कैपिटा इनकम $3,000 के आसपास है। ठीक है, और ये जो 90 करोड़ लोग हैं ना, इसमें से 30 करोड़ लोग यानी कि 300 मिलियन पीपल, यानी कि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका जो इनकम लेवल है ना, वो इट इज मच बिलो इवन द सब सहारन अफ्रीका। तो अगेन विद इन इंडिया हम बहुत इनइक्वालिटी देखते हैं। अगर हम अगर डिफरेंशिएशन की बात करें, रीजनल इनइक्वालिटी की बात करें, पहले भी हम बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सादर्न स्टेट्स या वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें, गुजरात है, महाराष्ट्र है, या सादर्न स्टेट्स हम बात करें जो हमारी केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ पे हम काफ़ी ग्रोथ देखते हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट की भी बात करें, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने हिंदी हार्टलैंड की बात करें तो वहाँ पे युवा बहुत है। सबसे अच्छी बात है कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो युवा है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो हमारे हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में है। तो अब आने वाले समय में उसी को हार्नेस करना है, उसी को टैप करना है और उन्हीं बच्चों को नौकरियां देनी है जो इस रीजन में रहते हैं। तो इंडिया की एस्पिरेशंस हैं, है ना। अब चैलेंज क्या है पॉलिसी मेकर्स के लिए और सरकार के लिए कि एड्रेस करना ऐसी अपॉर्चुनिटीज को फॉर इंडिया जो बिजनेसेस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो वो गौर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारी एस्पिरेशंस हैं जो कि पूरी नहीं हो पा रही। हर किसी का पैकेज, इतना बड़ा पैकेज, 6 डिजिट या 7 डिजिट सैलरी पैकेज हर किसी बच्चे को नहीं मिलता। ठीक है, अब जो लोग फॉर्चुनेट है, जिनको नौकरी मिल जाती है, बड़ी अच्छी नौकरी मिलती है, डेफिनेटली उनकी कंज्यूमिंग पावर बढ़ती है। अब अगर एक यूरोप जैसा भारत के अंदर एग्जिस्ट करता है, जहां पे जो पर कैपिटा इनकम है वो $45,000 पर एनम से भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली उनकी कंज्यूमिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो जो बिजनेसेस हैं, है ना, कोई भी बिजनेस हो, वो किन की नीड्स को केटर करेगा? उन्हीं लोगों की नीड्स को केटर करेगा जो उनके प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि अमीर लोगों के। ठीक है, लेकिन उन लोगों का क्या जो गरीब हैं, जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहां पे बहुत जरूरी है कि हम अपना पोटेंशियल पूरी तरह से नहीं मीट कर पाएंगे। हम अपने आप को डेवलप्ड इकोनॉमी तब तक नहीं कह सकते जब तक हम उन लोगों के पोटेंशियल को और उन लोगों की जरूरतों को ना हम मद्देनजर रखें जो कि सब सहारन लेवल्स पे रह रहे हैं, बहुत गरीबी में जो रह रहे हैं। तो वार्निंग के तौर पर यहां पर कुछ बात करी गई है। देखिए, व्हाट इज वर्स इज दैट जो ग्रोथ रेट्स है ना इन द इनकम ऑफ द टॉप 2 सेगमेंट्स, यानी कि यूरोप वाला सेगमेंट और इंडोनेशिया वाला सेगमेंट, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं दैन द बॉटम सेगमेंट, यानी कि सब सहारन अफ्रीकन सेगमेंट। तो आने वाले 8-9 सालों में जो यूरोप और इंडोनेशिया का सेगमेंट है भारत में, ठीक है, यानी कि यूरोप जैसा इंडिया और इंडोनेशिया जैसा इंडिया जो इंडिया के अंदर ही है, ठीक है, दिस विल अकाउंट फॉर ओवर 70% ऑफ द टोटल कंजम्पशन स्पेंडिंग। और 2030 में देयर विल बी 20 करोड़ लोग होंगे जो कि बिलो सब सहारन अफ्रीकन लेवल्स पॉवर्टी इतने में रह रहे होंगे। तो ये बहुत एक चिंता का विषय है कि अगर हम इतनी एम्बिशियस बातें कर रहे हैं टुवर्ड्स 2030, टुवर्ड्स 2050, हमने इन लोगों की जरूरतों को भी मद्देनजर रखना है। तो अब सवाल ये आता है कि हमको क्यों परवाह करनी चाहिए? देश ग्रो कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हर साल लोग पॉवर्टी से निकल रहे हैं, पॉवर्टी एलिवेशन हो रहा है। नो, बट वी हैव टू वरी। अगर हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है तो हमको इस बात की भी चिंता करनी बहुत जरूरी है कि समाज में इनइक्वालिटी भी बहुत बढ़ रही है। और अगर इनइक्वालिटी बहुत बढ़ेगी, बेशक हम जितनी मर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें, तो आने वाले समय में समाज में, सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी हो सकती है, सोशल टेंशन हो सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते रहेंगे, तो जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, वो उनकी रीच के और इजीली होते रहेंगे, एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़ती रहेगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम आज के टाइम पे देखिए तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। हमारे बचपन में तो एक खांसी जुकाम होता था, बस यही बीमारी होती थी। आज के टाइम पे अब एक नया वायरस कोई आ गया, लंगाया वायरस चाइना में, अभी मंकी पॉक्स की बात हो रही है, रोज कोई ना कोई नई बीमारी आ रही होती है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली अब आने वाले समय में बीमारी, तो देखो कोई बीमारी है, कोई वायरस है, तो वो तो ये देख के नहीं आपको इन्फेक्ट करेगा ना कि आप अमीर हैं कि आप गरीब हैं, आपका मजहब, आपकी इनकम देख के तो इफेक्ट नहीं करेगा आपको। तो अब अमीर लोग हैं, अब अमीर लोगों के लिए दवाइयां बन रही हैं, लेकिन दवाइयां तो गरीबों को भी चाहिए। लेकिन ज्यादा अफोर्डेबिलिटी किसकी हो पाएगी, ज्यादा एक्सेसिबिलिटी दवाइयों की कौन कर पाएगा, अमीर लोग कर पाएंगे। ठीक है। तो बेसिक एलिमेंट्स तो लेकिन गरीब लोगों को भी इंपैक्ट करेंगे, उनका क्या होगा। फिर टेक्नोलॉजी डिवाइड की बात आती है। चलो हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर किसी के पास लैपटॉप्स नहीं है, हर किसी के पास आईपैड नहीं है, या जो भी टैब्स आजकल मार्केट में आए पड़े हैं, है ना। अब कोरोना के टाइम पे बहुत सारे बच्चे थे जो नहीं एजुकेशन प्राप्त कर पाए, है ना, उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं था। और ये जो डिजिटल डिवाइड है, ये हमने कोरोना के चलते, कोरोना पैंडेमिक के चलते हमने और बढ़ते हुए देखा है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो बच्चों की लर्निंग आउटकम्स पे भी देखने को आया था। अब अगर हम फ्लॉज की बात करें हमारे डेवलपमेंटल मॉडल की, तो अक्सर हमारा कंपैरिजन चाइना के साथ करा जाता है, क्योंकि चाइना भी एक बहुत विशाल देश है, कॉन्टिनेंटल, एक बहुत, चाइना अपने आप में कॉन्टिनेंट है, इंडिया अपने आप में कॉन्टिनेंट है, बहुत विशाल देश है, आबादी भी सेम है। लेकिन एक यहाँ पे बात करिएगी पानी की, आने वाले समय में पानी की समस्या होगी, पानी ज़्यादा हमको नहीं मिलेगा पीने के लिए, आबादी तो बढ़ती रहेगी, है ना। अभी हम इस साल में ही चाइना की आबादी को भी ब्रेक कर देंगे, चाइना का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे आबादी की बात करें तो। लोग ज़्यादा हैं लेकिन अब रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो पानी का निगलेक्ट की बात आती है। याद करिए पोस्ट इंडिपेंडेंस नेहरू जी ने कहा था ये जो डैम्स हैं, ये किसी मंदिर से, किसी गुरुद्वारे से, टेंपल से कम नहीं है। जो डैम्स हम बना रहे हैं, दे लाइक द टेंपल्स व्हिच आर बीइंग मेड इन आवर पोस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया 60s में, है ना। अब 60s के चलते 1965 के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर एम्फेसिस ले किया, क्या हमने एम्फेसिस किया, वाटर इंटेंसिव खेती-बाड़ी हमने और बढ़ा दी। तो इसके चलते हमने पिछले कुछ 40-50 सालों में, 40-45 सालों में पानी का बहुत निगलेक्ट देखा। अब इसके चलते क्या हो रहा है, देखिए प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम्स ग्रो नहीं कर रही है, डिस्पाइट हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा है। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं ग्रो कर रही है, लोगों की इनकम्स नहीं ग्रो कर रही है। और इतना हम राइस कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, इतना सारा राइस हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो हमारी राइस यील्ड्स हैं वो 1/3 भी नहीं है चाइना की राइस यील्ड से। ठीक है। तो इतना फायदा क्या हुआ, इतना पानी हम बहा रहे हैं, इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं, तो ना प्रोडक्टिविटी मिल पा रही है। फूड सिक्योरिटी की टेंशन अलग से है, बट व्हाट अबाउट वाटर सिक्योरिटी। तो हमने वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी, इंपेरेटिव क्या है, हमको फोकस करना पड़ेगा दोनों ही चीजों के ऊपर। ठीक है। तो हमारा जो सब सहारन अफ्रीका है, जो हमारा गरीब पार्ट है इंडिया का, उसको पानी की जरूरत है, पानी की रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन के लिए, पीने के लिए। ठीक है। एक बहुत सैड पॉलिटिकल रियलिटी है, अगर हम आज के टाइम पे वो रेवड़ी कल्चर की बात करें, फ्रीबीज की बात करें, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य सरकारें हैं जो फ्री में पानी बांटते रहते हैं, पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई भी हो। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब हरियाणा में तो कल्चर सबसे ज्यादा है कि फ्री में पानी बांटते रहो, है ना, कि ताकि जो किसान है वही वीट और राइस ग्रो करते रहे, कोई इनोवेशन नाम की चीज नहीं, है ना, कोई नई चीजें नहीं ग्रो करनी है, बाकी क्रॉप्स के लिए एमएसपी अट्रैक्टिव नहीं बनानी है। और इसके चलते जो किसान भाई हमारे, वो भी इंडिस्क्रिमिनेटली पानी यूज करी जाते हैं, पानी की वेस्टेज हो रही है, और इससे जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है, ये बार बार हम बात करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिप्लीट कर रहा है। तो जरूरी क्या है कि हम क्रॉपिंग पैटर्न्स को सुधारें, थोड़ा इनोवेशन लेके आए, एमएसपी बाकी क्रॉप्स की भी रखें जो थोड़ी अट्रैक्टिव हो, फार्मर्स को इंसेंटिव मिले, और वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी दोनों के ऊपर ही फोकस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इन एडिशन यहाँ पे अगेन एक बड़ी फेमस सेइंग है कि भाई आप लोगों को सिखाइए कि मछली पकड़नी कैसी है। रोज अगर आप उनको फ्री में मछली बांटते रहेंगे, है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो वेलफेयर स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एम्पावर करना इस सेगमेंट को, यानी कि जो सब सहारन अफ्रीकन, हम जो सब सहारन सेगमेंट की बात करें, जो बहुत गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि पानी की समस्या है, हेल्थ केयर की बात आती है, न्यूट्रिशन की बात आती है, एजुकेशन है, स्किलिंग उनको कॉम्पिटेंट बनाएगा ना। स्किलिंग से अगर वो स्किल्ड है, एजुकेटेड है, तो आगे जाके वो नौकरी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है। अगर हम आने वाले अब चलो 75th इंडिपेंडेंस तो हमने देख लिया, लेकिन अभी 25 साल के बाद जब हम अपना 100th इंडिपेंडेंस देखेंगे, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे 20, 30, 40, 50 करोड़ अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। Now, we'll talk about this new US bill on climate action. This has come in the Hindu Explains. Now, दोस्तों अभी कुछ दिन पहले यूएस सेनेट ने एक बिल पास, बहुत एक क्लोज कॉन्टेस्ट रहा था इस बिल को पास करने के लिए। बिल का टाइटल था इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट 2022।
तो यहाँ पे जो टाई ब्रेकिंग वोट था तो 50-50 था, यानी कि बहुत नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था, है ना। तो यहाँ पे कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना टाई ब्रेकिंग वोट कास्ट किया, तो ये जो बिल था डेमोक्रेट्स के फेवर में गया। बहुत क्लोज मुकाबला यहाँ पे देखने को मिला, बहुत लंबी डिबेट हुई थी। पर्पस है कि ये जो बिल है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, ये स्पेशल फोकस देता है क्लाइमेट पे, हेल्थ केयर पे और टैक्स प्रोविजन में कि कैसे इन्फ्लेशन को एड्रेस किया जा सकता है। नाउ इन्फ्लेशन इन अमेरिका अब बहुत बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। अभी अमेरिका के फेडरल बैंक की बात करें, सक्सेसिवली रेट हाइक्स हो रहे हैं, 9% से ज़्यादा वहाँ पे महंगाई है। अमेरिका में देखिए अभी जो बाइडन की पॉपुलैरिटी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इलेक्शंस मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं और जो बाइडन ऐसा लगता नहीं कि आने वाले टाइम में फिर से इलेक्शन जीत पाएंगे अनलेस कुछ ड्रामेटिक बात हो, बिकॉज उनकी प्रेसिडेंसी में काफ़ी अमेरिकन का ये कहना है कि वो सफ़र कर रहे हैं। अब ये बिल यहाँ पे प्रपोज करा गया है कैसे। अब देखिए ऐसा है कि लोग कहते हैं कि आप हमको कह रहे हैं कि जी जीरो एनर्जी है ना, ग्रीन एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करिए। अब वो एकदम से पेड़ पे तो नहीं उगती है ग्रीन एनर्जी या क्लीन टेक्नोलॉजीज, तो उसके लिए पैसा चाहिए, है ना। आज आपको कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाना शुरू कर दीजिए, तो उसके लिए आपको बेनिफिट, आप क्या ऐसे बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, क्या बेनिफिट्स आप अपनी मिडिल क्लास लोगों को दे रहे हैं ताकि वो इन चीज़ों पर स्विच कर सकें, ट्रांजिशन कर सकें। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हैं यहाँ पे ये बिल बनाया गया है। अब ये बिल कहता है कि जी यहाँ पे लार्जेस्ट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट करी जाएगी विच इज एम टूवर्ड्स मेकिंग यूएस एज अ लीडर इन क्लीन एनर्जी। तो डोनाल्ड ट्रंप तो कहते थे कि ये कोई बात सच ही नहीं है, क्लाइमेट चेंज कुछ भी नहीं है, ये सब आपका वहम है, इट्स अ मिथ, क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। शुक्र है कि जो बाइडेन इस बात को रिकॉग्नाइज तो करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे। अब ये कहा जाता है बहुत एम्बिशियस बिल है कि यहाँ पे यूएस को लीडर बनाना है क्लीन एनर्जी में, जरूरी है भी। अब देखिए अब यहाँ पे हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि अब कोई डेवलपिंग कंट्री है, लेट्स से इंडिया है, लेट्स से बांग्लादेश है, अब इतना पैसा लाखों करोड़ों का, अरबों करोड़ों का हम तो नहीं अभी स्पेंड कर सकते ना, हमने अभी अपने डेवलपमेंटल नीड्स को देखना है ना। हम भी करेंगे, हम भी लीडर बनना चाहते हैं क्लीन एनर्जी में, लेकिन अब इतना हमारे पास फाइनेंस नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे यूएस लीडर बनना चाहता है क्लीन एनर्जी में, तो यहाँ पे इस बिल के चलते लगभग $370 बिलियन का पैकेज दिया गया कि कैसे अमेरिकन इकोनॉमी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कर सकता है। और यहाँ पे कुछ टैक्स बेनिफिट दिए गए, टैक्स डिडक्शन दिया गया, खास करके जो लो और मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स हैं कि कैसे वो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के टुवर्ड्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी बिल्स को रिड्यूस करने की बात करी गई है अमेरिकन हाउस होल्ड्स लोगों के लिए, खास करके अगेन लो एंड मिडिल इनकम हाउस होल्ड। अब ये बिल क्यों यहाँ पे रखा गया, बिकॉज ऑब्वियसली मिड टर्म इलेक्शन पास में है। ठीक है, चलिए अब इसके चलते यहाँ पे पुश किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी को। अब ये बिल में सफिशिएंट और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की बात करेगी रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, थ्रू हैवी टैक्स क्रेडिट्स। तो जो कंपनीज हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहती हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, उनको भी टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये बिल इंपोज करेगा बहुत ज्यादा टैक्स ऑन द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज। ठीक है, तो टैक्स द रिचर, टैक्स द रिच द मोस्ट, है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि अमीरों को और टैक्स करो, गरीबों को कम टैक्स करो, तो पैसा जितना इकट्ठा होगा उतना ही इकॉनमी का काम आएगा। तो उस तरह का कुछ फंडा यहाँ पे इस बिल में रखा गया है। और यहाँ पे जो बाकी हाउस होल्ड्स हैं जिनका जो इनकम है इज लेस दैन $40,000 पर एनम, तो उनके ऊपर टैक्स नहीं होगा, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिवाय किया जाएगा। और जो लो इनकम कम्युनिटीज़ हैं या ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो आदिवासी कम्युनिटीज़ अमेरिका में भी रहती हैं, उनको भी ये बिल प्रोवाइड करता है कि कैसे वहाँ पे उनको बेनिफिट मिल सकता है कि वो जीरो इमिशन टेक्नोलॉजीज के टुवर्ड्स ट्रांजिट कर सकें। लेकिन यहां पे एक बात फॉसिल फ्यूल्स की आती है। एट द सेम टाइम ये बिल ऑल्सो एम्स एट मोर इन्वेस्टमेंट्स इन फॉसिल फ्यूल्स। क्यों भाई, फॉसिल फ्यूल्स में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, फॉसिल फ्यूल्स तो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अब यहां पे एक बड़ी ना कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ जाती है जिसको लेकर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है कि एक तरफ तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सपेंशन की बात हो रही है ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग की। तो जो कंपनीज ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग करना चाहती हैं, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है यूएसए की, उनको लैंड प्रोवाइड करेगी अगर वो इस बात की शर्त रखें कि भाई वो साथ के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्ट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो यानी कि ये बिल क्या एम कर रहा है कि एक्सपेंशन हो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का भी और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट का भी। तो ये तो दोनों बातें साथ के साथ नहीं एड अप कर रही हैं। व्हाई वुड दे वांट दैट? ठीक है, अभी आज रातों रात हम इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन नहीं करने वाले हैं, बट डेफिनेटली वी वुडंट वांट आने वाले टाइम में कि हम सारे कोल के ऊपर डिपेंडेंट हो, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जीज की बात कर ही रहे हैं तो वी वुडंट वांट दैट। नाउ व्हाई डज यूएसए वांट टू इन्वेस्ट इन क्लाइमेट चेंज? बिकॉज देखिए क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, इससे नहीं हम भाग सकते हैं। तो चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अर्जेंटीना है, एवरीबडी इज फेसिंग क्लाइमेट थ्रेट्स। वी आर ऑल सेलिंग इन दिस बोट टुगेदर, हम सभी एक साथ हैं। ठीक है ना, अब चाहे वो हीट वेव्स हैं, वाइल्ड फायर्स हैं, साइक्लोन्स हैं, फ्लड्स हैं, ये सब चीज़ें अमेरिका भी देख रहा है। फॉर एग्जांपल अभी ऑनगोइंग जो फ्लड्स हैं केंटकी में, ठीक है, विच इज ट्रिगर्ड बाय द हैवी रेनफॉल। या अगर हम वाइल्ड फायर्स की बात करें कैलिफोर्निया में, हर साल न्यूज़ में आता है कि कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हीट वेव की बात आती है। अभी यूरोप में भी हम फॉरेस्ट फायर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये लिंक तो देखिए अब ये सच है ना, डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ये सच नहीं है, बट ये सच है, लिंक है। इस तरह के जो अजीबोगरीब एक्सट्रीम अनप्रेडिक्टेबल वेदर इवेंट्स हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज, इसके बीच में लिंक आता है। 2021 में
on the sidelines of the COP26 summit which happened in Glasgow, जो बाइडन ने कमिट किया था कि भाई हम अपनी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस उसको रिड्यूस करेंगे बाय 50 to 52% बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030। और इसके चलते अगेन ऑन द साइडलाइंस ऑफ द COP26 एक ग्लोबल मीथेन प्लेज, एक ग्लोबल मीथेन डील यहाँ पे साइन करी गई थी। तो यहाँ पे दिस वाज रिगार्डेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो बाइडन की सिंगल मोस्ट पोटेंट वे है कि कैसे क्लाइमेट क्राइसिस को इन द शॉर्ट टर्म हम कंटेन कर सकते हैं। अब मीथेन की बात करें, मीथेन ज्यादा हार्मफुल माना जाता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इट्स कंसिडर्ड 25 टाइम्स मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसके चलते ग्लोबल मीथेन प्लेस के चलते अमेरिका लीड कर रहा है एन अलायंस ऑफ 90 कंट्रीज, ठीक है। इसमें ब्राजील भी है और जो बाइडन ने इसमें कुछ प्रपोजल्स रखे हैं, रेगुलेटरी मेजर्स यहाँ पे रखे हैं विच विल लिमिट द ग्लोबल मीथेन एमिशंस बाय 30% फ्रॉम 2020 लेवल्स बाय द एंड ऑफ द डेकेड। लेकिन चाइना, इंडिया और रशिया माना जाता है कि ये तीनों देश भी लार्जेस्ट इमिटर्स हैं मीथेन गैस एमिशंस के भी, लेकिन ये तीनों देशों ने ये पैक्ट अभी ज्वाइन नहीं किया। और लेकिन काफ़ी लाइक जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था, काफ़ी इस बात की थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया था कि इंडिया ने क्यों नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ पे हम मीथेन की, अब ये थोड़ा वैल्यू एडिशन की यहाँ पे बात आती है, जहाँ पे मीथेन एमिशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो एनुअल ग्लोबल मीथेन एमिशंस है मिलियन टन्स में एस्टिमेट की बात करी जा रही है, तो 358 यानी कि 61% जो आपका ग्लोबल मीथेन एमिशन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण है। फिर एग्रीकल्चर से भी हम बार बार पढ़ते रहते हैं, आई एम श्योर एनवायरमेंट में भी आपने पढ़ा होगा कि मीथेन इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो राइस कल्टिवेशन, पैडी कल्टिवेशन जिसको हम कहते हैं, दैट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द मीथेन गैस एमिशन। तो यहाँ पे आप ये चार्ट को पढ़ सकते हैं। अगर हम टॉप 5 मीथेन एमिटर्स की बात करें तो तीसरे नंबर पर इंडिया आता है ना। दूसरे नंबर यहाँ पे मतलब ब्राजील, यूएसए, इंडिया, सॉरी पहले नंबर पे चाइना आता है, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे इंडिया आता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, ठीक है। सो चलिए नाउ क्रिटिसिज्म क्या है इस बिल को लेके। अब यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ देखिए पॉलिटिकल मैटर तो यहाँ पे बनता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे राजनीति तो करनी होती है। रिपब्लिकन्स का ये कहना था कि भाई ये बिल निकालने से आप इन्फ्लेशन को कैसे कर्व कर लोगे, महंगाई को कैसे कर्व कर लोगे, कि भी जो आम इंसान है, जो आम अमेरिकन है, जो सड़क पे चल रहा है अमेरिका में, उसको इलेक्ट्रिक गाड़ी से क्या, उसको क्लीन टेक्नोलॉजी से क्या, ठीक है। महंगाई के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर एड्रेस कैसे ये बिल कर सकता है, उनका ये पॉइंट था, ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है उनका ये कहना था कि भाई एकदम से आप जो हमको कह रहे हैं ट्रांजिशन करने के लिए, उन लोगों का क्या, उन मजदूरों का क्या जो कि फॉसिल फ्यूल सेक्टर में काम करते हैं। अब इस बिल के चलते बहुत सारे कोल वर्कर्स हैं, है ना, एकदम से कोल प्लांट्स तो नहीं शट कर सकते हैं, उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आप करो क्लीन एनर्जी की बात, ग्रीन एनर्जी के टुवर्ड्स मूव करो, लेकिन जो बाकी लोग जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल सेक्टर्स में, व्हाट अबाउट देम। तो जो कोल वर्कर्स हैं वर्जीनिया में, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस बिल के अगेंस्ट। और जो क्लाइमेट एडवोकेट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये तो इसमें दोगली बात आ जाती है कि भाई एक तो आप क्लीन एनर्जी की बात करें, साथ में आप एक्सपेंशन की भी बात करें फॉसिल फ्यूल सेक्टर की, तो ये दोनों बातें कैसे एड अप करती हैं। अब ये कैसे हेल्प करेगा अमेरिका को टू मीट इट्स टारगेट। तो द बिल बीइंग द लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, $370 बिलियन का बजट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा कि कैसे अमेरिका अपने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन जो टारगेट्स हैं, है ना, बाय 2030 वो कैसे मीट कर सकता है। अमेरिका का जो टारगेट पिछले साल रखा था कि भी हम 50 to 52% एमिशंस बिलो 2005 लेवल्स अचीव करेंगे टुवर्ड्स 2030, तो ये बात यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ पे एक एस्टिमेट बताता है बाय द रोडियम ग्रुप, ये कोई थिंक टैंक है, उसका उस थिंक टैंक का ये कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट अभी इस बिल में प्रपोज करी गई है, इसके चलते जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो डेफिनेटली अगर 50-52% तक तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 44% तक कम हो सकती हैं जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, दैट कैन रिड्यूस बिलो द 2005 लेवल मैक्सिमम बाय 44%, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों बिल ऑब्वियसली अब देखिए जिम्मेवारी भी बनती है, देखिए अमीर देशों की, डेवलप्ड देशों की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, बिकॉज उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, क्लाइमेट चेंज में, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्री। और साथ के साथ जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है तो डेफिनेटली दिस विल ऑब्वियसली क्रिएट मोर जॉब्स, बिकॉज यहाँ पे लेबर इंटेंसिव जॉब्स भी देखने को मिलेगी। तो बाकी देशों की बात करें तो बाकी देश, अगर क्लाइमेट पैकेजेस की बात आती तो जापान में मई 2022 में जापान के प्रधानमंत्री ने एक पैकेज अनाउंस किया था, इन्वेस्ट इन किशिदा प्लान, जहां पे एम करा गया था कि $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज किया जा सकेगा, कैसे जापानीज इकोनॉमी को बॉल्स्टर किया जा सकता है, स्पेशली अगर ट्रांजिशन की बात करें टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लान कंट्री एम्स टू ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी एंड अचीविंग 46% रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2030। उसी तरह से आपका CBAM आता है, कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन यूनियन की बात करें, फिट फॉर 55 की बात करें कि 55% तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना है बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030, ठीक है। तो ये बनता भी है, अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन का बनता भी है कि वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करें, यहाँ पे लीड करें और बाकी देशों को भी मार्गदर्शन दिखाएं, बिकॉज इन डेवलप्ड देशों का बहुत मेजर, मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत मेजर रोल रहा है वातावरण को प्रदूषित करने में।
फिर दोस्तों लास्ट आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यू ग्लोबल विजन फॉर G20। G20 जैसे हम जानते हैं कि इस बार प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, सॉरी अगले साल जो है प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है G20 की, अभी इंडोनेशिया के पास है। तो G20 जो है प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल ग्लोबल एजेंडा को बनाने में, ग्लोबल कंसेंसस को बिल्ड करने में। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज हैं जहां पे बातचीत करी जाती है। लेकिन अक्सर ये क्रिटिसिज्म भी आता है कि ये ना टॉकिंग शॉप्स रह चुके हैं, G20 हो G7 हो, कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बातें ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन क्या वो कमिटमेंट्स दिखा रहे हैं, क्या सही मायने में इस तरह के मुद्दों पे कोलैबोरेशन हो रही है, तो वो बात यहाँ पे आ जाती है। तो ये चैलेंज है। चैलेंज अगेन ग्लोबल गवर्नेंस की बात आ जाती है। जो ग्लोबल प्रोस्पेरिटी है दैट इज वेरी इंटरडिपेंडेंट, वी लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। नाउ पीपल माइट से दैट लुक ग्लोबलाइजेशन अब नहीं है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई, कोरोना आ गया, लोग अब चाइना से ट्रेड नहीं करेंगे, ये हो गया वो हो गया, बट ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन कहीं खत्म नहीं हुआ है ना। तो ग्लोबलाइजेशन खत्म नहीं हुआ, वी आर स्टिल इंटरडिपेंडेंट, शाल वी से कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट बिटवीन ईच अदर, एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी है। तो डेफिनेटली इसके चलते हमको कोलैबोरेशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब ये देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे इंडिया मोबिलाइज कर सकता है सपोर्ट को, है ना, बिकॉज जैसे एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, डिजिटल इकोनॉमी, एंटी करप्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे बहुत सारे फोकस एरियाज हैं जो कि बहुत ऐसे वल्नरेबल लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि क्या हम वो मौका खो चुके हैं कि G20 के फोरम पे इन मुद्दों को सामने खड़ा करने का। हमारे पास प्रेसिडेंसी है तो इन मुद्दों के बारे में अगर हम बातचीत कर सके तो बहुत बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे बात करी जाती है कोलैबोरेशंस एंड नॉट कमिटमेंट्स, यानी कि अगेन कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर लेते हो फोरम में आके, लेकिन आप कोलैबोरेट कितना इफेक्टिवली कर पा रहे हो। ठीक है, आप कमिटमेंट तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि जी हम, जैसे अब देखिए अब G7 की मीटिंग पे अब यहाँ पे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए पार्टनरशिप और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करा है, अमेरिकन लेड इनिशिएटिव है ये। पिछले साल बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड की बात करी थी। हर साल ये सुनते हैं हम इन्वायरमेंट, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो डेवलप्ड देश है वो डेवलपिंग देशों को ट्रांसफर करेंगे। तो वैक्सीनेशन की बात आती है, वैक्सीन की बात आती है, वैक्सीन इक्विटेबिलिटी की बात आती है। तो लेकिन ये सब बातें ही है ना, कमिटमेंट तो नहीं हो रही है। ठीक है, अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन, उनका रेलेवेंस कहाँ पे? अक्सर कहा जाता है यूएनएससी है, यूएन है, सो दे डोंट हैव एनी टीथ, है ना, दे डोंट हैव एनी टीथ टू बाइट। तो अब अभी फिलहाल 6 महीने हो गए यूक्रेन की लड़ाई को। ठीक है, अभी यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, अब यूएसए कह रहा है कि चाइना के ऊपर, जैसे कि अब ये सप्लाई चेन रिजिलियंस की बात आ रही है, सप्लाई चेन फैसिलिटीज की बात आ रही है कि सारी की सारी सप्लाई चेन फैसिलिटीज जो हैं वो चाइना से शिफ्ट करके डेवलपिंग देशों में चले जाएं। ठीक है, तो अब अगेन ये ट्रेड वॉर, ये सब लड़ाइयाँ, ये कहाँ पे हमको हेल्प करने वाले हैं? जो ग्लोबल कॉमन इशूज है हमारे, जो ग्लोबल ट्रेजेडी है, जो कॉमन ट्रेजेडी है, उसको कैसे ये सारे इशूज एड्रेस कर सकते हैं? तो कॉमन कंसर्न्स की बात करें तो भारत को एक बहुत एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। देखिए हम बहुत लंबे अरसे से यूएनएससी रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से हमारी ख्वाहिश है कि यूएनएससी पे परमानेंट हमको एक मेंबरशिप मिले। लेकिन आने वाले समय में हम कोशिश कर सकते हैं कि कैसे हम कोलैबोरेट कर सकें, कैसे हम कंसेंसस को बिल्ड कर सकें, रेजोल्यूशन को बिल्ड कर सकें एट डिफरेंट मल्टीलैटरल बॉडीज। ठीक है, चाहे वो यूएनजीए है। ठीक है, हम सारे ही सेम कश्ती में सवार हैं, सभी सेम बोट में ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसे क्लाइमेट चेंज की बात आती है कि सभी को इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट चेंज, कोई भी यहाँ पे बचेगा नहीं। उसी तरह से और भी ऐसे बहुत सारे कॉमन कंसर्न्स हैं, कॉमन कंसर्न जो कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ है, चाहे वो पैंडेमिक है, तो ये सब सबको इम्पैक्ट करेगा। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं अब ये बड़ी अच्छी लाइन में को यहाँ पे लगी है, इमर्जिंग इकोनॉमीज दे शुड नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड कि भी प्रॉब्लम सारी की सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज में ही है और उनको सोल्यूशंस बाहर से कहीं से मिलेगा। ठीक है, कि अमेरिका उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, अमेरिका डेमोक्रेसी प्रमोट करेगा, उनको एड देगा, उनको पैसे देगा। ठीक है, अब माइंडसेट क्या होना चाहिए इमर्जिंग इकोनॉमीज का? इमर्जिंग इकोनॉमीज का ये माइंडसेट होना चाहिए कि हम सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं है, सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, कि दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हमारे पास नहीं है, हम अब सोल्यूशंस दे रहे हैं टू द शेयर्ड प्रॉब्लम्स, टू द कॉमन प्रॉब्लम्स। चलिए, बिल्डिंग कंसेंसस की बात यहां पे आती तो यहां पे ब्रिक्स के बारे में बात करी गई है, पासिंग रेफरेंस ब्रिक्स के बारे दिया गया। ऑल्दो ब्रिक्स की रेलेवेंस को लेके बहुत बार हम क्वेश्चन खड़ा करते हैं, आज के टाइम पे ब्रिक्स की इतनी रेलेवेंस नहीं लगती है, स्पेशली अगर इंडिया चाइना के बीच में जो हम स्टैंड ऑफ देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल में। लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग ब्लॉक था, आज से 10-12 साल पहले जब इसकी स्थापना करी गई थी तो बहुत प्रॉमिसिंग ब्लॉक माना जाता था कि कैसे वॉशिंगटन कंसेंसस को चैलेंज कर सकता है। ठीक है, साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ाने की बात थी। तो अगेन यहाँ पे अगर ब्रिक्स के फोरम को रिवाइव करने की बात करेगी कि ब्रिक्स के, बिकॉज मोर मल्टीलेटरलिज्म इज अ गुड आइडिया, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो एक नैरो ग्रुप ऑफ स्टेट्स यानी कि अमेरिका या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज वो नहीं तय करेंगी कि भी ग्लोबल एजेंडा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो जो मल्टीलेटरल फोरम जो है यहाँ पे भी इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो चाहे वो एडुकेट फूड की बात है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वाटर है, ये जनरल बात है यहाँ पे। फिर
एम्फोसिस देना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, बिकॉज साइंस हैज द सोल्यूशन. ऑल द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स विच वी आर हैविंग टुडे, ऑल द कॉम्प्लिकेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग टुडे, द आंसर लाइज इन साइंस, द आंसर लाइज इन इनोवेशन. नाउ हम ग्लोबल एजेंडा को टिल्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, है ना, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए हम 100 तरह के फोरम्स इकट्ठे कर रहे हैं. लेकिन असल में ड्राइविंग फोर्स क्या है जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए? वो साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. नई तरह की टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे अवेलेबल है. क्वांटम कंप्यूटिंग है, मेटावर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट. तो बहुत जरूरी है कि जो लोग हैं वो भी स्किल्ड हो इन टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए. फिर हम ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यू क्रॉप वैरायटीज, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है. अब यहां पे भी साइंस और टेक्नोलॉजी आता है. तो ये आंसर है दोनों, ह्यूमन वेलबींग के लिए और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए. तो साइंस के पास सारे आंसर्स हैं. कोई भी चीज हो, चाहे वो हाइड्रोजन इकोनॉमी है, ग्रीन एनर्जी है, चाहे वो नई तरह की क्रॉप वैरायटीज है, तो हु विल गिव यू द आंसर? इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल गिव यू द आंसर. एंड देन डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो अब डिजिटल एक्सेस को हमको यूनिवर्सल करना पड़ेगा. तो एक बहुत बड़ी बात है कि जहां पे हम डिजिटल इंडिया की बात अपने यहाँ पे भी करते हैं, तो अब ये जो डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड, उसको और नैरो डाउन करना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस हैज टू बी वेरी यूनिवर्सल. दिस शुड गो बियॉन्ड फिजिकल कनेक्टिविटी टू शेयरिंग स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. तो ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात करी जा रही है. इस तरह की जो फैसिलिटीज है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है, वो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस के तौर पे हर किसी को मिले, तो वो बहुत जरूरी है. फिर दोस्तों स्पेस की यहाँ पे बात करी जा रही है. अगेन स्पेस जो है वो नेक्स्ट फ्रंटियर बनेगा फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड, द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट. तो चाहे अगेन वो डिजास्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हैं, एग्रीकल्चर इनोवेशन है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है, तो बहुत सारी अगेन यहाँ पे बात टेक्नोलॉजी की आ रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है. एंड अगेन इस तरह का जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत अफोर्डेबल दाम पे, लोअर कॉस्ट में हमको अवेलेबल करनी पड़ेंगी आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी पब्लिक हेल्थ आती है. तो बहुत कुछ सीखने को है फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, कि इन्फेक्शियस डिजीजेस के साथ आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत कॉमन हो कि और अजीबोगरीब और नई नई तरह की बीमारियां हमारे सामने आए, कैसे उसको डील करना है, ठीक है. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात आती है. बहुत सालों से हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस नीड्स न्यू एंटीबायोटिक्स एंड कोलैबोरेशन बिटवीन एग्जिस्टिंग बायोटेक्नोलॉजी फैसिलिटीज. तो पब्लिक हेल्थ इज अगेन अ कॉमन इशू, अ ग्लोबल कॉमन इशू आता है जहां पे हम सभी को इकट्ठे काम करना पड़ेगा और कंसेंसस बिल्डिंग की यहां पे रिक्वायरमेंट है. 2 या 3 देश सिर्फ ग्लोबल एजेंडा सेट नहीं कर सकते, या 2 या 3 देश नहीं हमको बता सकते कि हेल्थ के इश्यूज को हमने कैसे एड्रेस करना है, स्पेस सेक्टर इश्यूज को हमने कैसे एड्रेस करना है. नहीं, हम सबको यहाँ पे एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा, सभी देशों को हार्मोनियसली कंसेंसस बनाना पड़ेगा इन सब इश्यूज के साथ डील करने के लिए. और क्योंकि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है अगले साल, तो इंडिया के पास वो मौका है कि ये सब इशू के बारे में वहां पे बात की जा सकती है. क्वेश्चन फॉर द डे: द बिगेस्ट डिसरप्शन इंपैक्टिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल बी ग्रोइंग इन इक्वालिटी. इस बात पे आपने कमेंट करना है 150 शब्दों में, ठीक है. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. सो दोस्तों बाकी आज की चर्चा में इतना ही रहेगा. मिलेंगे दोस्तों हम कल और एनालिसिस के साथ और डिस्कशन के साथ. तो दोस्तों फिर से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. और दोस्तों मिलेंगे हम कल. आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए. जय हिंद.